हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो क्लास 11 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में एक न्यू चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं जो है रेडॉक्स अभिक्रिया। चैप्टर 8 है, इसको हम आज के इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं। याद रखेंगे, जो लेक्चर 1 होता है ना किसी भी चैप्टर का, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी में हम बेसिक जो टॉपिक होते हैं उसको कवर करते हैं। तो आज के इस वीडियो में ऑक्सीकरण क्या होते हैं, अपचयन क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, इन सभी पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए जी, सबसे पहले हम इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं रेडॉक्स अभिक्रिया से। चैप्टर की नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो पहले तो हम ये जाने कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जी। चलिए, तो वास्तव में रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है तो समझिएगा। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऐसी कोई भी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, जिसमें ऑक्सीकरण प्लस अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही क्रियाएं होती हैं। ठीक है ना, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं, दोनों ये जो क्रियाएं हैं, दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं। ठीक है ना, दोनों क्रियाएं जो हैं वो एक साथ होंगी, तो उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। मतलब ऐसी कोई भी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण की भी क्रिया हो रही है और अपचयन की भी क्रिया हो रही है, तो उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है ना, वही बात हमने यहां पर लिखा हुआ है। क्या लिखा है जी? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक साथ ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रियाएं होती हैं, तो उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगे। तो चलिए, अब हमें सबसे पहली बात कि इसमें ज़्यादातर स्टूडेंटों को डाउट ये आ रहा होगा कि सर सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, अपचयन किसे कहते हैं। जब ये दोनों हम समझेंगे तभी तो हम जान पाएंगे ना कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। तो चलिए जी, अब हम जान लेते हैं कि ऑक्सीकरण और अपचयन है ये क्या होते हैं। ठीक है ना, चलिए जी। तो देखिए, सबसे पहली बात, ऑक्सीकरण के प्रारंभिक विचार हम जानेंगे। ठीक है ना, जैसे मतलब कहने का मतलब है कि ऑक्सीकरण जो है ना, तो ऑक्सीकरण की वैज्ञानिकों ने पुराने समय में, मतलब हम कह सकते हैं कि पुराने समय में जो वैज्ञानिक थे उन्होंने ऑक्सीकरण का कुछ अलग परिभाषा दिया था, परंतु आधुनिक समय में ऑक्सीकरण का एक नया परिभाषा है जो वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया है। तो हम पहले पुराने से जानते हैं कि प्रारंभिक विचार क्या थे वैज्ञानिकों का, कि ऑक्सीकरण कैसे वो जान पाते थे कि यहाँ पे ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है और वहाँ अपचयन की क्रिया हो रही है, तो उसको हम जानते हैं। तो चलिए, सबसे पहली बात, वैज्ञानिकों ने क्या देखा कि ऑक्सीकरण के प्रारंभिक विचार में सबसे पहले वैज्ञानिकों ने बताया कि ऑक्सीजन का यदि योग हो तो वहां पे क्या होता है, वहां पे ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। जैसे एग्जांपल से मैं बताऊं, अगर मैं कलर चूज कर लूं, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है जी, जैसे कि एग्जांपल से मैं अगर आपको बताऊं, ठीक, जैसे एग्जांपल से बताऊं, तो जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, दो मात्रा में यहाँ पे हाइड्रोजन हमने ले लिया और यहाँ पे ऑक्सीजन है। ठीक है ना, तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, H2O का निर्माण करते हैं दो मात्रा में। ठीक है ना, ये एक देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन का योग। तो जहां पर भी ऑक्सीजन का योग होगा वो क्या होगा, वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, मतलब यहाँ पे जो घटनाएं हो रही हैं वो कैसी ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। देख रहे हैं ना, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन था नहीं था, परंतु ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया है, तो देख रहे हैं हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी हो गया है। तो पहले वैज्ञानिकों का ये मानना था कि यदि ऑक्सीजन जुड़ रहा है किसी भी पदार्थ के साथ, तो वो वहां पे जो अभिक्रियाएं हैं वो कैसी अभिक्रियाएं होंगी, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी या ऑक्सीकरण की क्रिया होगी। ठीक है ना, अभिक्रिया या क्रिया दोनों एक ही है। ठीक है ना, उससे कंफ्यूजन आपको नहीं होना है। दूसरा, जैसे कि हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कॉपर है और इसने ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लिया, ठीक है ना। जैसे कि
ये कॉपर है और इसने ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लिया, तो ये 2 मात्रा में CuO कॉपर ऑक्साइड का निर्माण कर लिया। पता नहीं आपको दिखाई दे रहा हो या नहीं, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, ऊपर में लिख दे रहा हूँ दूसरा अभिक्रिया। जैसे कि 2 मात्रा में यहाँ पे हमने कॉपर को लिया और ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर दिया, तो ये 2 मात्रा में कॉपर ऑक्साइड का निर्माण कर लिया। तो देख रहे हैं कॉपर के साथ पहले ऑक्सीजन था नहीं था, परंतु अब ये ऑक्सीजन इसमें जुड़ गया है तो कॉपर ऑक्साइड बन गया है। तो यहाँ पे जो क्रियाएं हो रही है वो कैसी ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। तो पहली बात समझ गए, वैज्ञानिकों का ये मानना था कि यदि ऑक्सीजन का संयोग होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा किसी पदार्थ में, तो वहां पे जो क्रियाएं होंगी वो क्रिया कैसी होगी, ऑक्सीकरण की क्रिया होगी। चलिए जी, पहला ये मानना था। फिर से वैज्ञानिक नए वैज्ञानिक आए और उन्होंने दूसरा फिर से नियम क्या दिया, उन्होंने कहा कि विद्युत ऋणात्मक तत्वों का योग, मतलब जैसे विद्युत ऋणात्मक तत्वों का योग होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पर ऑक्सीकरण की क्रिया होगी, ठीक है ना। जैसे Fe और Cl2, ठीक है ना। तो Fe को अगर हम 2 मात्रा में लेते हैं और Cl2 को हम 3 मात्रा में यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये जो बनता है वो क्या बन जाएगा, FeCl3, ये बन जाता है जी। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो विद्युत ऋणात्मक तत्वों का योग, मतलब जो विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं, जैसे कि यहाँ पे जो क्लोरीन है ना, ये जो Cl आपको दिखाई दे रहा है, ये विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ठीक है ना, ये विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो ये विद्युत ऋणात्मक तत्व देख रहे हैं Fe के साथ जुड़ रहा है, तो जैसे ये Fe के साथ जुड़ा तभी तो 2FeCl3 बना है। तो वही विद्युत ऋणात्मक तत्वों का यहाँ पे योग हो गया। देख रहे हैं पहले Fe अलग था, अब यहाँ पे Cl Fe के साथ जुड़ गया है, तो विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ गया। तो इस अभिक्रिया को भी हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहेंगे या ऑक्सीकरण की क्रिया कहेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। जैसे कि एक और एग्जांपल अगर मैं दूं, जैसे दूसरा मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि Sb, 2 मात्रा में हमने Sb को लिया और इसको अगर हम 3 मात्रा में Cl2 से क्रिया करा देते हैं तो ये भी क्या बनाता है, 2SbCl3 बनता है। तो यहाँ पे भी देखेंगे Sb के साथ ये Cl जुड़ गया है, तो विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ा है कि नहीं Sb के साथ। तो यहाँ पर ये क्रिया कैसी होगी, ऑक्सीकरण की क्रिया। तो फिर से वैज्ञानिकों ने किसको कहा, विद्युत ऋणात्मक तत्व जहां जुड़ेंगे वहां पर ऑक्सीकरण की क्रिया होगी। फिर से नए वैज्ञानिक आए, फिर से उन्होंने इसको रिजेक्ट करके इसको फिर से इन्होंने ये बताया कि नहीं, ऐसा है कि हाइड्रोजन का जहां पर निष्कासन होगा, मतलब जहां से हाइड्रोजन निकलेगा वहां पर कैसी क्रिया हो रही है, तो वहां पर ऑक्सीकरण की क्रिया होगी। जैसे कि एग्जाम्पल 2HS है और ये क्या कर लिया, I2 के साथ क्रिया कर लिया, ठीक है ना। तो यहां पे अगर आप देखें 2HS है और ये I2 के साथ यदि क्रिया कर लेता है तो ये क्या बनाता है, तो यहां पे बनेगा वो S और प्लस ये I जो है ये हाइड्रोजन से क्रिया करके 2HI बना लेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें, देखिए हाइड्रोजन का निष्कासन, देखिए अगर इस यौगिक में या अणु में आप देखते हैं तो हाइड्रोजन के साथ सल्फर था कि नहीं, मतलब सल्फर के साथ हाइड्रोजन भी था, परंतु यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सल्फर के साथ हाइड्रोजन है नहीं है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन का निष्कासन हो गया, हाइड्रोजन निकल गया है, हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पे जुड़ा है, मतलब यहाँ पे तो हाइड्रोजन निकला है ना। तो यहाँ पे जो क्रिया हुई है सल्फर के साथ वो कैसी ऑक्सीकरण की क्रियाएं हुई हैं। तो वही हाइड्रोजन का जहां निष्कासन होगा उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण की क्रियाएं। फिर से नए वैज्ञानिक आए, फिर से उन्होंने कहा धन विद्युतीय तत्वों का निष्कासन, मतलब यदि धन विद्युतीय तत्व निकलेंगे तो वहां पर भी कैसा होगा, ऑक्सीकरण की क्रिया होगा। जैसे कि Ki, जैसे Ki इसको Cl2 के साथ हम क्रिया करा देते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे जैसे Ki को हम ले लिए और Cl2 के साथ यदि हम क्रिया करा लेते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि
ये जो Cl है ये K के साथ जुड़ जाता है और यहाँ पे 2KCl बना देता है, ठीक है ना। 2KCl बना दिया। अब फिर से यहाँ पे जो I है वो I2 निकल जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो I2 है वो एक धन विद्युतीय तत्व है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि धन विद्युतीय तत्वों का निष्कासन। अब यहाँ पे जो I जो आपको दिखाई दे रहा है आयोडीन, ये एक धन विद्युतीय तत्व है। तो देख रहे हैं पोटेशियम के साथ आयोडीन जुड़ा था, बट यहाँ पे देख रहे हैं कि आयोडीन अलग हो गया कि नहीं हो गया, निकल गया। तो वही कहा जा रहा है धन विद्युतीय तत्वों का जहाँ निष्कासन होगा वहां पर भी ऑक्सीकरण की क्रिया होगी। तो मैं आशा करता हूं समझ के होंगे। यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सीकरण का योग अगर होगा तो उसके बाद ये आप एग्जाम्पल उसमें लिख लेंगे। विद्युतीय ऋणात्मक तत्वों का योग जब होगा तो इसके अंदर 2 ये रिएक्शन लिख लेंगे। हाइड्रोजन के निष्कासन में ये रिएक्शन लिख लेंगे और धन विद्युतीय तत्वों के निष्कासन में नीचे आप ये रिएक्शन लिख लेंगे, ठीक है ना। इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, ऐसे ही केवल आपको लिख लेना है और समझना भी है कि हाँ भैया किसे कहते हैं, जो मतलब ऑक्सीकरण के प्रारंभिक जो विचारे हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, अब फिर से आधुनिक, अब इस समय में हम क्या ऑक्सीकरण की परिभाषा देते हैं उसको समझिएगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन। मतलब क्या है, ऐसा कोई भी पदार्थ जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन हो रहा है, तो उस पदार्थ में कैसी क्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण की क्रियाएं हो रही हैं, ठीक है ना। मतलब हम ऐसे परिभाषा भी लिख सकते हैं कि ऐसा पदार्थ जिसमें ऐसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन मतलब इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन कहते हैं। ठीक है ना, सॉरी मिस्टेक हो गया। उससे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक है ना, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। ये पदार्थ है, ठीक है जी। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, माफ़ी चाहता हूँ मैं, ठीक है ना। तो मतलब ये क्या आ गया, ऐसा पदार्थ जिसमें से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो उसे हम ऑक्सीकरण की क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से मैं कहूँ आपको जैसे कि मान लेते हैं सोडियम है, ठीक है ना। तो सोडियम में से यदि एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो सोडियम पे क्या आ जाता है, Na+ आ जाता है, ठीक है ना। तो जहाँ पे Na+ आया मतलब समझ जाइए इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण का मतलब क्रिया हुआ है, ठीक है ना। प्लस क्यों आया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकाला है तो एक प्लस आया। जैसे कि दूसरा मैं आपको दे दूं, मैग्नीशियम है, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इस पर जो Mg है, Mg पर 2+ आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। क्यों, क्योंकि देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसमें से भी मैग्नीशियम में से भी इलेक्ट्रॉन निकला। तो ये बातें हैं जी। मैं आशा करता हूं कि पहले प्रारंभिक विचार, फिर से आधुनिक जो अवधारणाएं हैं, आधुनिक जो वैज्ञानिकों का मानना है वो आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। मतलब अगर कोई पूछ दे कि ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है या नहीं हो रही है तो किस आधार पे बताएंगे, आप बताएंगे, आप देखेंगे कि उसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। यदि इलेक्ट्रॉन वो त्याग रहा है, किसी को दे रहा है, तो कह सकते हैं ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। और नहीं दे रहा है, ठीक है ना, तो दूसरा हम कह देंगे जैसे किसी से ले रहा है वो खुद, तो उसको अपचयन कहते हैं। अभी आपको पता चलेगा। हाँ, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए जी चलिए
अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जान लेते हैं ऑक्सीकरण के बारे में। हमने प्रारंभिक विचार, आधुनिक विचार हमने जान लिया, आधुनिक अवधारणाएं। अब हम जानेंगे कि अपचयन के प्रारंभिक विचार कौन कौन से हैं और उसके बाद इसकी भी आधुनिक अवधारणाएं जानेंगे। ठीक है, अब समझिएगा, जैसे हमने जैसे ऑक्सीकरण की हमने प्रारंभिक अवधारणा पढ़ा ना, तो जैसे ऑक्सीजन का यहाँ पे संयोग हो रहा है तो जस्ट उसके अपोजिट ही इसमें भी उल्टा होगा। ऑक्सीजन का यहाँ पे निकलना होगा, निष्कर्षण होगा, मतलब उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था, इसमें ऑक्सीजन निकलेगा। तो सेम विपरीत प्रतिक्रिया यहाँ पे होती है। तो पहले वैज्ञानिकों का मानना था अपचयन में कि ऑक्सीजन का निष्कासन, मतलब जिस पदार्थ में से ऑक्सीजन निकलता है तो वहां पे कौन सी क्रिया होती है, अपचयन की क्रिया होती है। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर, जैसे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, इसको हाइड्रोजन के साथ क्रिया करा दिया गया। तो जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन से हम क्रिया कराते हैं तो पहले तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, परंतु अब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। ठीक है ना, तो ये कॉपर अकेले यहाँ पे हो गया और ये H2O हो गया। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ है कि नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन कॉपर के साथ था, बट यहाँ पे ऑक्सीजन कॉपर के साथ है नहीं है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन का यहाँ पे निष्कासन हो गया है। ठीक है ना, अब यहाँ पे दूसरा और भी हम एक दे सकते हैं, जैसे कि जिंक ऑक्साइड को हम ले लेते हैं और इसको हाइड्रोजन से क्रिया करा देते हैं तो क्या हो जाएगा जी, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से साथ क्रिया कर लेगा, तो यहाँ पे जिंक केवल बच जाएगा और ये H2O हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो जिंक के साथ ऑक्सीजन था बट यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन का यहाँ पे निष्कासन हो गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे अपचयन की क्रिया हो रही है। समझ रहे हैं ना, तो ऑक्सीजन का निष्कासन जहां होगा वहां पर अपचयन की क्रिया होगी। पहले वैज्ञानिकों का सबसे पहले ये मानना था। फिर से नए वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा विद्युत ऋणात्मक तत्वों का निष्कासन। अब उन्होंने ये बताया कि विद्युतीय ऋणात्मक जो तत्व हैं उनका यदि निष्कासन होगा तो वहां पे क्या होगा, विद्युत ऋणात्मक तत्वों का मतलब वहां पे अपचयन की क्रिया होगी। ठीक है ना, जैसे FeCl3 को हम दो मात्रा में लेते हैं। ठीक है ना, FeCl3 को अगर हम दो मात्रा में लेकर H2S से हम क्रिया करा देते हैं। ठीक है ना, H2S से हम क्रिया करा देते हैं, तो जैसे ही हम क्रिया कराते हैं तो यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे यहाँ पे FeCl2 हो जाता है दो मात्रा में। ठीक है ना, तो 3 में 6, 3 मात्रा में नहीं, ठीक है। और उसके बाद ये हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ जुड़ जाता है तो HCl हो जाता है। ठीक है ना, ऐसे एक सल्फर निकल जाता है। अच्छा दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा पास लिख दे रहा हूँ, HCl और प्लस यहाँ पे सल्फर बाहर निकल जाता है। तो ऐसे क्रियाएं होती हैं जी इसकी। ठीक है ना, 2HCl। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे दो मात्रा में Cl निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्लियर सी बात है कि विद्युत ऋणात्मक तत्वों का निष्कासन। अब विद्युत ऋणात्मक जो तत्व हैं यदि वो निकल रहे हैं तो वहाँ पे कैसी क्रिया हो रही है, अपचयन की क्रिया हो रही है। तो यहाँ पे विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, तो सिंपल सी बात है, अभी हमने पहले भी बताया था कि जो क्लोरीन है वो एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो देखिए यहाँ पे जो क्लोरीन है 3 मात्रा में है, Cl3 है ना तो 3 मात्रा में है, बट यहाँ पे देखेंगे FeCl2 है, मतलब यहाँ पे 2 ही मात्रा में क्लोरीन है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो अगर हम देखें तो यहाँ पे क्लोरीन का विद्युत ऋणात्मक तत्वों का निष्कासन हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो क्रिया हुई है अपचयन की क्रिया हुई है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अपचयन की यहाँ पे हम क्रिया कह देंगे। ठीक है ना, मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगला हमारा आता है जो है हाइड्रोजन का योग। अब जहाँ जहाँ पे हाइड्रोजन का योग होगा उसे हम विद्युत ऋणात्मक तत्व कहेंगे। जैसे कि सपोज दैट यहाँ पे H2 है और Cl2 के साथ क्रिया कर लिया, तो जो H2 है वो Cl2 के साथ अगर क्रिया कर लेता है तो यहाँ पे क्या बनता है, HCl बन जाता है 2 मात्रा में।
ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन पहले अलग था, बट यहाँ पे अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन जुड़ गया है, ठीक है ना, क्लोरीन जुड़ गया है। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो गई, अपचयन की क्रिया। अब यहाँ पे H2 है, इसके साथ H2 है, और इसके साथ यदि सल्फर जुड़ जाता है तो H2S हो जाता है। तो यहाँ पे भी देखेंगे हाइड्रोजन पहले अलग था, पर हाइड्रोजन के साथ सल्फर जुड़ गया है। तो हाइड्रोजन का यदि योग होगा, देख रहे हैं ना, मतलब क्लोरीन अलग है तो हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए क्लोरीन के साथ जुड़ गया है, फिर से यहाँ पे सल्फर अलग था, फिर से यहाँ पे देखेंगे सल्फर के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया है। तो हाइड्रोजन का जहाँ पे योग होगा वहाँ पे सिर्फ क्या होगा, अपचयन की क्रियाएं होंगी, ठीक है ना। चलिए अब अगला हमारा आता है धन विद्युतीय तत्वों का योग। जो धन विद्युतीय तत्व हैं उनका यदि योग किया जाए तो देख लेते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा CuCl2, ठीक है ना। यदि हम यहाँ पे CuCl2 को लेकर Cu के साथ अगर हम क्रिया करा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, Cu2Cl2 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा जी। ये कॉपर इसके साथ Cu के साथ जुड़ जाएगा तो 2 कॉपर और 2 क्लोरीन हो गए, तो ये हो गया। तो धन विद्युतीय तत्वों का योग। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कॉपर क्या है, धन विद्युतीय तत्व है। तो देख रहे हैं ये कॉपर आकर एक और कॉपर धन विद्युतीय तत्वों से ही जुड़ गया है, तभी तो Cu2 हो गया है। तो धन विद्युतीय तत्वों का यहाँ पे क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है, योग हो रहा है, जुड़ रहा है। तो यहाँ पर भी कौन सी क्रिया हो गई, अपचयन की क्रिया हो रही है। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब देखिए ये तो 4 इनकी प्रारंभिक विचार थी, परंतु अभी के समय में अपचयन का जो प्रारंभिक अवधारणाएं है, आधुनिक अवधारणा क्या है, आधुनिक नियम क्या है उसको समझिए। तो क्या है, इलेक्ट्रॉनों का योग। मतलब क्या है कि यदि कोई भी पदार्थ है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, अपने अंदर लेता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उस क्रिया को हम अपचयन की क्रिया कहेंगे। तो हम ऐसे लिख देंगे कि क्या लिखेंगे कि ऐसी जब कोई पदार्थ जब कोई पदार्थ क्या हम कह सकते हैं, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसे क्या कहते हैं, उस क्रिया को अपचयन कहते हैं, ठीक है ना। मतलब सिंपल सा मतलब ये है कि ऐसा कोई भी पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो उसे हम क्या कह देंगे, उसे हम कह देंगे अपचयन की वहां पे क्रिया हो रही है। जैसे कि क्लोरीन है, ठीक है ना। तो ये जो क्लोरीन है ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर लेता है। देख रहे हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन को लिया, तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को लेगा ना तो Cl पे एक माइनस आ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन को लेगा तो माइनस का चिन्ह आता है, और इलेक्ट्रॉन को किसी को देता है तो वो उस पर धनात्मक का चिन्ह आ जाता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन को लेने पर ये होगा जी। जैसे कि दूसरा यहाँ पे सल्फर है, और सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, किसी से लिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन को लिया तो सल्फर पर क्या आ जाएगा, सल्फर पर 2+ आ जाएगा। या तो 2+ हम लिख दें या 2+ ऐसे लिख दें, बात वही है। तो दिख रहा है ना, इलेक्ट्रॉनों का योग अगर किया जा रहा है तो वहां पर भी अपचयन की क्रिया हो रही है। मैं आशा करता हूं कि ये सभी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, प्रारंभिक अवधारणाएं और जो आधुनिक अवधारणाएं हैं। तो ये था हमारा पहला आज का ये वीडियो रेडॉक्स अभिक्रिया पे। मैं आशा करता हूं कि ये जो रेडॉक्स अभिक्रिया पर बेसिक हमने डिस्कस किया है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, अपचयन और जो ऑक्सीकरण की क्रियाएं हैं, इन पर हमने डिस्कस किया है, समझ में आ गए होंगे।
अदरवाइज समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है ना। अगर कोई टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आता, उसको हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो उस टॉपिक का नाम लिखिएगा यूट्यूब पर। जैसे रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं समझ में आ रहा है तो आप यूट्यूब पे लिखिए रेडॉक्स अभिक्रिया ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च कीजिए, हमारी वीडियो आपको मिलेगी और वहां से आप अपनी स्टडी कीजिएगा, आसानी तरीके से आपको समझ में भी आ जाएंगे। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।